अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हमारे आईसीएस पार्ट वन के लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है जी हमारा ये कोर्स जो है वो आज इंशाल्लाह अख्ताम को पहुंचेगा जी। सबसे पहले जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अ, तो उससे पहले मैं एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी साथ ओपन कर लेता हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आए तो हम उसको एक्सेल पे परफॉर्म करके भी देख सकें। तो बेटा ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल। ठीक हो गया। तो बच्चे जो एक्टिव सेल है और पैसिव सेल है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो कहता है जी अब एक्टिव सेल इज द सेल इन विच डेटा इज एंटर और एडिटेड एट अ गिवन टाइम। अ सेल मस्ट बी एक्टिवेटेड। कहता है फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी सेल के ऊपर क्लिक किया, आपने यहाँ पर डेटा लिखा 1 या 12। ठीक है जी। इस टाइम पे ये सेल के अंदर आप जब डेटा लिख रहे हैं एट गिवन टाइम के ऊपर तो ये एक्टिव सेल है। ठीक है, यानी कि ये सेल है, ये भी सेल है, लेकिन आपने डेट कौन सा सिलेक्ट किया हुआ, ये सेल। तो इस टाइम पे ये सेल जो है ये एक्टिव सेल है। और बाकी जो सेल है, बाकी के तमाम वो सेल जिस सेल के ऊपर आप अभी आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है और आप उसको एडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उसको एडिट कर रहे हैं, उसमें डाटा लिख रहे हैं, वो सेल एक्टिव सेल है उस टाइम के ऊपर। और बाकी के तमाम सेल जिसके ऊपर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस टाइम आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जिसका नाम क्या है, एज कॉलम और टू रो, तो मैं इसी के ऊपर ही एडिटिंग कर सकता हूँ और वैल्यूज को लिख सकता हूँ। तो ये मेरा इस टाइम पे ये सेल एक्टिवेट है, तो ये मेरा एक्टिव सेल होगा। तो बाकी के तमाम जितने भी सेल हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं है, वो सारे के सारे सेल क्या कहलाएंगे, पैसिव सेल। ठीक है जी। तो कहते हैं एक्टिव सेल इज अ सेल इन विच डेटा एंटर्ड और एडिटेड एट अ गिवन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, सेल मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर एंटरिंग द डेटा। सेल एक्टिव होना जरूरी है, सेल का सेलेक्ट होना जरूरी है। तो जब भी मैं देखें बच्चे, जब गौर करें आप, तो मैं जब भी सेल को सिलेक्ट करता हूं तो ये इसके इर्द गिर्द एक ग्रीन कलर की एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो है वो बोल्ड हो जाएगी, देखिएगा। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, ये बोल्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला सेल क्या है, एक्टिव है, इस टाइम ये एक्टिव सेल कहलाएगा। ठीक है जी। और बाकी तमाम सेल्स जो है वो याद रखना है वो पैसिव होंगे क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं है। उसके बाद जनाबे वाली कहता है जी एक्टिव सेल के इर्द गिर्द एक बोल्ड रेक्टेंगल जो है वो अपीयर हो जाती है अराउंड इट। द डेटा इन एक्टिव सेल कैन आल्सो बी इंसर्टिंग यूजिंग फार्मूला। कहता है एक्टिव सेल के अंदर ही आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस सेल के अंदर आपने फार्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कहता है जो आपने करंटली सेल सेलेक्ट नहीं किए हुए, वो बाकी तमाम जो करंटली सिलेक्टेड इज नॉट करंटली सिलेक्टेड, वो तमाम सेल्स क्या कहलाते हैं, पैसिव सेल कहलाते हैं। तो इनमें ना ही डाटा इंसर्ट हो सकता है और ना ही डाटा डिलीट हो सकता है पैसिव सेल में। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इस टाइम पे अभी कौन सा सेल सेलेक्ट किया हुआ, ये वाला। बाकी तमाम सेल को तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो ना मैं उनके इनमें जाकर मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ और इसी पे ही मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ। ठीक है। जिस सेल को सिलेक्ट करूंगा उस पे जाके मैंने इक्वल लगाकर अगर कोई फार्मूला लगाना है, लेट्स से ये वैल्यूज के ऊपर और ये वैल्यूज के ऊपर, ठीक है जी, तो ये 24 आ जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला लगाया, ये एक्टिव सेल था, बाकी तमाम पैसिव सेल हैं, क्योंकि इसी के अंदर मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ और इसी के अंदर ही मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा एक्टिवेट होगा। बाकी तमाम सेल पैसिव सेल हैं जो करंटली सिलेक्ट नहीं है, जो करंटली ये वाला सेल सिलेक्ट है और बाकी और कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं है, तो वो बाकी सेल क्या हुए, पैसिव सेल हुए। डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। प्रोसेसर से मुराद वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा है जो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था। अच्छा, उसमें हम एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। कहता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता था। कहता है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता था जिसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहता है। और स्प्रेडशीट जो कि अभी हम कर रहे हैं जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और वर्ड प्रोसेसर में आप जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे, लेकिन इधर जो आप डेटा इंसर्ट करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर वो वर्कशीट कहलाती है। ठीक है जी, ऐसी है ना। तो कहते हैं इट प्रोवाइड नो वैलिडेशन फैसिलिटी, इसमें वैलिडेशन फैसिलिटी नहीं होती।
डेटा को वैलिडेट करना कि डेटा वैलिडेट है कि नहीं। इसमें आप डेटा के ऊपर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि ये चेक करना कि डेटा ठीक एंटर हो रहा है या नहीं, ये वैलिडेशन होती है। ठीक है जी। तो वैलिडेशन फैसिलिटी आपकी स्प्रेडशीट के अंदर है, वर्ड प्रोसेसर के अंदर नहीं है। ये डेटा को एनालिसिस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो तो सारा टेक्स्ट है, पैराग्राफ है। भाई इसके अंदर आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं, उसका टोटल भी ले सकते हैं, उसकी ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फार्मूला लगाकर। ठीक है। तो कहता है इट प्रोवाइड अ स्मॉल नंबर ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड टू मैनी। कहता है इसके अंदर भी फंक्शन है लेकिन स्मॉल नंबर। लेकिन अगर आप बेतहाशा फंक्शन की बात करें, मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूज करते हुए, तो वो आपके एक्सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, क्योंकि एक्सेल बना ही इसी पर्पज के लिए। इट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक रिकैलकुलेटिंग ऑफ डेटा। इसमें डाटा ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट नहीं होता, जबकि इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली डाटा रिकैलकुलेट होता है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड नहीं करता। ये आप कंडीशन की बेस के ऊपर फॉर्मेटिंग भी प्रोवाइड जो है वो फॉर्मेटिंग भी आप जो है वो किसी क्राइटेरिया को डिफाइन करके जो उसको मीट कर रहा होता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये देखें, ये ऑप्शन आप यहाँ पर जाते हैं तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो तो इस डाटा के ऊपर यानी कि इस डाटा के ऊपर लगा लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे आप और हाईलाइट करेंगे। आप कहेंगे कि ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन होगी वैल्यू जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, कितने से ग्रेटर देन होगी, जो 13 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है। उस वैल्यू का कलर जो है वो ये हो जाए। ठीक है जी, वो ग्रीन विद डार्क टेक्स्ट हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखें, ये ग्रीन होगी। अब जो वैल्यू जो है वो आप लिखेंगे तो वो सारी, ये कंडीशनल फॉर्मूला, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, ये फिल्टर है। ठीक है। बेशुमार चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लेटर एप्लीकेशन और रिपोर्ट बनाने के लिए, ये आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करना है, बजट बैलेंस शीट बनानी है, सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो होम बजट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये है ही कैलकुलेशन पर्पस के लिए ना, इस वजह से। उसके बाद बेटा कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। हमने फंक्शन के बारे में पीछे डेफिनेशन में पढ़ा और फार्मूला में। फार्मूला एक प्री डिफाइंड फैसिलिटी है, प्री डिफाइंड है, जिसके जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म है। जैसे सम का फंक्शन है, वो सम कर रहा है वैल्यूज को। जो मिनिमम का फंक्शन है, वो मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर रहा है, मैक्सिमम को। स्क्वायर रूट का फंक्शन स्क्वायर रूट को फाइंड कर रहा है। ठीक है जी। तो फार्मूला हम खुद डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर प्री डिफाइंड फैसिलिटी होती है। और फंक्शन को लिखने का एक सिंटेक्स होता है, पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में उसके पैरामीटर लिखते हैं, मैंने कल बताया था। और जबकि जो फार्मूला है ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या लिखता है। इट इज रिटन एज रिक्वायर्ड बाय यूजर। इट में रिक्वायर्स पैरामीटर। इसमें क्योंकि फंक्शन होता है उसमें हम पैरामीटर लिखते हैं। जैसे फंक्शन है, सम एक फंक्शन का नाम है, उसके अंदर पैरेंथेसिस और इधर हम पैरामीटर लिखते हैं, A1 A2 सेल का एड्रेस लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो जबकि फार्मूला को हम अपनी मर्जी, डज नॉट रिक्वायर पैरामीटर, फार्मूला में पैरामीटर की जरूरत नहीं होती, जबकि फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर लिखते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर नेम, फंक्शन का एक पर्टिकुलर नेम होता है सम का। जैसे सम है, फंक्शन का नाम सम है। सम आपको एक टू डे का फंक्शन बताया था। ठीक है। टू डे जो डेट के बारे में बताता है, और पैरेंथेसिस नाउ का फंक्शन। ठीक है। आपको पता है ना, हर फंक्शन जो है वो इक्वल के साइन से शुरू होता है। आप जिस सेल को सिलेक्ट करते हैं उधर पहले इक्वल लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम और फिर पैरेंथेसिस। अगर उसके पैरामीटर लिखने रिक्वायर्ड है, पैरामीटर लिखे नहीं है, तो आप सिर्फ पैरेंथेसिस लिखते हैं। ऑल फंक्शंस आर फार्मूला, सारे फंक्शन फार्मूला के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जबकि तमाम फार्मूला फंक्शन नहीं हो सकते। कहता है तमाम फंक्शन फार्मूला हैं, लेकिन फार्मूला सारे फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जी? नेस्टेड फंक्शन से मुराद क्या है कि एक फंक्शन है इफ का, उसके अंदर एक फंक्शन यूज हो रहा है एवरेज का। ठीक है जी। यानी कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन कॉल करना, वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है जी। ये इफ एक फंक्शन है,
उसके अंदर ये एवरेज एक फंक्शन है, ये उसके पैरामीटर है, ग्रेटर देन 300, 500 और 100। ठीक है जी। तो ये क्या है कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3000 है और 500 है और 100 है, ठीक है, तो ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं जी, हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो कहता है फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन ये एफ एक इफ एक फंक्शन है, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है एवरेज का और उसके पैरामीटर लिखे हुए हैं। ठीक है जी। इफ इफ जो है ये किस कंडीशन को चेक करने के लिए हम वैसे यूज करते हैं। तो याद रखें, बस आपने समझना है इसको कि होता क्या है। फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। तो कहता है इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट टू डिफरेंट बोनसेस, ये बोनस है 3500, तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ द पर्सन यू नीड नेस्टेड फंक्शन। तो आपको नेस्टेड फंक्शन जरूरत है। तो आप कहेंगे इफ का मतलब है अगर, इफ फंक्शन का नाम है, एवरेज जो है वो A2 और B2 के अंदर ग्रेटर देन 3000 है और 500 100 है, उसको बोनस असाइन कर दो। ठीक है जी। तो ये एक कंडीशन है। तो सबसे पहले आपका आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। आउटर कौन सा, इफ। फिर उसके अंदर वाला कौन सा फंक्शन है, एवरेज। फिर इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। एवरेज इज इनर फंक्शन। एवरेज क्या है जी, जो इफ के अंदर लिखा हुआ है वो इनर फंक्शन है, जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो इनर है, और जो बाहर लिखा हुआ है वो आउटर फंक्शन है। ठीक है। तो इसमें कहता है नेस्टेड फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन एग्जीक्यूट फर्स्ट होता है, सॉरी मैं उल्ट बोल गया। इनर फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है, आउटर फंक्शन बाद बाद में एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इफ फंक्शन है ना, तो जब ये फंक्शन आप फार्मूला लिखेंगे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा होगा, पहले एवरेज का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटर फंक्शन यानी इफ एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जी बेटा आज का लास्ट शार्ट क्वेश्चन है चार्ट। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ट है कहां पर। ठीक है। तो ये देखिए जी, ये चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स हैं। पाई चार्ट है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है, ये पीरियड चार्ट है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है चार्ट्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से कोई भी चार्ट जो, ये देखें, ये मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर चार्ट को के अंदर वैल्यूज लिख सकते हैं। आप कहते हैं जी ग्रीन पोर्शन जो है वो, ग्रीन पोर्शन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी कितने परसेंट फेल है। ये रेड वाला पोर्शन फेल वाले स्टूडेंट्स का है और ब्लू वाले का। तो इसमें आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये देखें, जैसे ये है, आप यहाँ पर जो भी एंट्री करेंगे डाटा की, चार्ट की, तो यू कैन ऐड। ठीक है। तो ये इस टाइम पे ये 13 है और 14 है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू मान लेते हैं कि ये वैल्यू है। अब मैं अगर 13 को बढ़ाता हूँ ना, इधर मैं कहता हूँ जी 40% कर देते हैं इसको, तो ये देखें, ये इसका ये भी हिस्सा बढ़ गया। ठीक है, समझ आ रही है बात की। तो मैं इस रेड वाले को अगर बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ 60% करते हैं, तो ये देखें, ये रेड वाला पोर्शन आपको साथ साथ उसका पोर्शन भी नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ 50-50 करते हैं, ये भी 50 और ये भी 50। ठीक है, ये देखिए दोनों 50-50 हो गए। तो इस तरीके से ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक पिक्चर की फॉर्म में, एक इमेज की फॉर्म में, एक ग्राफिकल चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की जो हम एंटर करते हैं वर्कशीट के अंदर। ये डाटा एंटर कर रहे हैं ना, ये हम, और ये उस वर्कशीट का जो बेसिकली डाटा है। चार्ट आर कॉमनली यूज टू डिस्प्ले अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन सिंपल मैनर। सादे मैनर के अंदर हमने इसको क्रिएट करना हो तो डिफरेंट चार्ट्स हैं जी हमारे पास। कुछ कॉलमर चार्ट कहलाते हैं, कुछ लाइन चार्ट कहलाते हैं, कुछ पाए चार्ट कहलाते हैं, कुछ बार चार्ट कहलाते हैं। तो ये हमने चार्ट आपको क्रिएट करके दिखाया भी है। ठीक है, तो अलॉट ऑफ चार्ट्स हैं जो हमें एक्सेल के अंदर नजर आ रहे हैं। आज का ये लास्ट चार्ट क्वेश्चन था। तो ये मैंने एक्सरसाइज से ये स्कैन हुआ हुआ है जी। इसमें एक चार्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वर्क ग्रुप वर्कशीट पढ़ा, एक्टिव सेल और पैसिव सेल में फर्क, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट में फर्क, फंक्शन और फार्मूला में लेबल और वैल्यूज, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेबल और वैल्यूज। ठीक है जी। उसके बाद ये नेम रेंज किसको बोलते हैं और एडवांटेज क्या है स्प्रेडशीट के ऊपर, ये सारा हम ऊपर पढ़ चुके हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। लेबल और वैल्यू दिखाने लगा हूँ। लेबल और वैल्यू ये है, ठीक है जी, ये है लेबल और वैल्यू, ये बेसिक्स ऑफ टाइप, ये लेबल और वैल्यू, इसमें वो डिफरेंस पूछ रहा है। और जो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये
उसके एडवांटेज जो नीचे एक्सरसाइज में उसने पूछा हुआ है। ठीक है जी। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर ही खत्म हो गया, और चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफा कि वो चार्ट की क्या बात कर रहा था। तो अगर हम बेटा चार्ट की बात करें तो हमारे पास जब हम इंसर्ट में जाते हैं तो ये कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखें ये क्या नील लिखा आ रहा है नीचे, ये इधर देखिएगा क्या लिखा आ रहा है, ये देखें, ये मैं इधर इधर बस कर्सर लेके इंसर्ट कॉलमर और बार चार्ट। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे कॉलमर और बार चार्ट है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ले, ये एंटर हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर कोई वैल्यू अगर एंटर करूँ, ठीक है, तो ये डेटा लेबल आ गया। ठीक है, जिसने डेटा लेबल इसको उठा लिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया हूँ। तो इसमें मैं अगर कम ज्यादा करना चाहूँ तो इसको मैं 25 करता हूँ, तो ये इसके देखें साइज छोटा हो रहा है, तो ये बार चार्ट है। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट में और भी बेशुमार चार्ट्स हैं, जैसे ये लाइन चार्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये लाइन चार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैं लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी बच्चे मैं कर सकता हूँ इस तरह। हाँ, तो इस तरह और भी हमारे पास अवेलेबल हैं चार्ट्स। ये जो उनसे ये लाइन चार्ट था, ये कॉम्बो चार्ट है। ठीक है जी, ये हिस्टोग्राम है, ये पाए चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। तो ये एग्जांपल्स हमने जो है वो अपनी पीडीएफ के अंदर भी देखी है कि लास्ट में उसने में बताया हुआ है। बस आपने देखा कौन सी टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिंपल मैनर के अंदर, जो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ तक बनती है। तो आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं। और चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका तरीका भी मैंने आपको बताया है, ये उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो गया, हमारा कोर्स कंप्लीट ऑफिशियल तौर पर आज ख़त्म हो गया। अब बेटा हमने अगले लेक्चर्स के अंदर टेस्ट करने हैं, तो आज के लेक्चर को मैं जो है वो यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी बेटा, थैंक यू, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। थैंक यू वेरी मच।